हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला था कि ये आपका आखिरी टॉपिक रहेगा, तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और देखते हैं ज़रा रिवर सिस्टम से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपके 2 क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कल है सैटरडे और आप जानते हैं सैटरडे को हम टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। तो सैटरडे को जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या है, जीआई टैग। सैटरडे को आपका सिर्फ एक ही क्लास रहेगा 10:30 बजे सुबह, जिसके अंदर हम लोग जीआई टैग पढ़ेंगे। क्योंकि हर दिन जीआई टैग मिल रहे हैं तो कंटेंट जो है ना वो बहुत सारा हो चुका है, तो इसको हम थ्योरी के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पर होगा? अनअकैडमी पे आपका ये क्लास रहेगा। उसके बाद में आएगा संडे, और संडे को जो आपका स्पेशल क्लास रहेगा वो सुबह 8 बजे रहेगा, और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अभी जो पेपर्स के अंदर करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कर्नाटका का पेपर हुआ, राजस्थान का पेपर था, आसाम का पेपर था, वेस्ट बंगाल का पेपर था। तो ये जितने पेपर अभी हुए हैं इनके अंदर जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं उसका एक पार्ट आज मैंने दोपहर में 2 बजे पढ़ा दिया अनअकैडमी पे। उसका पार्ट नंबर 2 संडे को सुबह 8 बजे रहेगा। तो दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस देम। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपका क्या होता है भैया, करंट अफेयर्स का क्लास होता है। कितने बजे ये क्लास होता है? डेली सुबह 6:45 AM शार्प आपका एक क्लास रहता है। क्लास को मिस मत करिए। रीज़न बीइंग कि हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए उतनी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ऑल सेट एक बार से थम अप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑल सेट जल्दी बताओ भैया एक बार फटाक से। कुछ तो ऐसे हैं जो क्लास नहीं कर रहे हैं आजकल, पता है क्यों? नवरात्रि स्पेशल। भाई मेरे को समझ नहीं आता, नवरात्रि स्पेशल तो यहाँ पे भी है, क्लासेस में तो कोई कमी नहीं हो रही है ना? तो जब यहाँ पे एजुकेटर आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, उसके बाद में भी तुम लोग की नवरात्रि नहीं ख़त्म हो रही है। लाइफ में हमेशा याद रखना, एक्चुअल फेस्टिवल आपको तभी नसीब होते हैं जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो अचीवमेंट इज़ इक्वल्स टू फेस्टिव सेलिब्रेशन, बस ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ भैया शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो यार सिंपल है, हलवा टाइप की चीज़ें क्या होती हैं। फाइन, नाउ द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि जब हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या है, इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो रिवर्स हैं पहले वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गोदावरी, इधर के साइड पे आती है, और ये हो गई गोदावरी रिवर, है ना? कल मैंने देखा था, मैंने जहाँ पर बोला था ना कि स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैंने देखा था तुम लोग के मैसेजेस चल रहे थे, नहीं नहीं मैम पूरा हो जाने दो तब स्क्रीनशॉट लेंगे। मैम रुको रुको, SS ले लें। भाई साहब ये कहाँ से लाते हो इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक, स्क्रीनशॉट का SS ले लें। अरे भाई कसम से तुम लोग कभी कभी। अगला देखिएगा, दूसरी जो रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसका नाम क्या है, कृष्णा रिवर, और ये कुछ इस तरीके से इधर के साइड पर आती है। तीसरी जो रिवर यहाँ से निकलती है इसका नाम क्या है, कावेरी रिवर, और इसका जो फ्लो होता है वो भी इधर ही के साइड पे होता है। तो ये तो हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स। अब सुनो, एक पेपर में एक सवाल पूछा गया था यहाँ पे रिवर के बारे में, अभी आपको बताएंगे। ऊपर के साइड पे आओ, इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ से रिवर्स जो हैं वो निकल के जाती हैं। एक तो देखो इधर के साइड पे आती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा, और जो दूसरी रिवर है वो भी यहाँ से इस तरीके से निकल के आती है जिसका नाम है तापी या फिर ताप्ती। गाइस सेशन के लिंक को एक बार से शेयर मार दियो, ठीक है? यहाँ पे आपको माही रिवर भी देखने को मिल जाती है। अच्छा, इधर के साइड पे देखो, यहाँ पे एक रिवर आती है जिसका नाम है महानदी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर एरिया पे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट या फिर मेजर रिवर्स आपको देखने को मिलती है। अच्छा मैम व्हाट अबाउट हिमालयाज, आइए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस रिवर के बारे में। तो जब हम इंडस रिवर बोलेंगे तो पहले तो हम ज़रा इसका मैप देखेंगे। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है सिंधु नदी के बारे में वो ये है कि ये जो रिवर है ये आपको 3 देशों के बीच में देखने को मिलती है। इसका जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार से होते हुए ये जो रिवर है ये इंडिया में जास्कर से एंट्री मारती है, और उसके बाद में ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री लेती है, और
कराची वाले एरिया के पास में जाके अरब सागर में ये अपना डेल्टा बनाती है। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई? 3 कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, इंडस रिवर जो है ये मेजर रिवर है कहाँ की? लद्दाख की, और इसकी मेन 5 सहायक नदियाँ भी हैं। देखो ये आपको इंडस रिवर दिख रही है, ठीक है, ये इंडस रिवर का फ्लो जा रहा है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? रावी, सतलज, चेनाब, ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये रही व्यास रिवर, और अब कौन सी बची? झेलम रिवर बची, जो कि यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है। तो पेपर के अंदर आपसे कहा जाता है कि इन 5 को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज कर दीजिए। सिंपल है, आपके सामने इनकी लोकेशन बनी हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम इन रिवर्स की बात करेंगे तो पहले कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो इंडस रिवर है इसका जो ओरिजिन होता है वो कैलाश रेंज से होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ऑप्शन में कैलाश रेंज नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम मानसरोवर मार्क करके आएंगे। मैम मानसरोवर भी नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? तो तिब्बत के पठार को मार्क करके आएंगे। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम ये भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे? ये होगा। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसकी लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो जब ये रिवर जाती है किधर? पंजाब के साइड पे, तो ये पंजाब के साइड पे जाके कराची पे जाके क्या करती है? अपना डेल्टा बनाती है। यही सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन गंगा सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। सपोज़ करो कि यहाँ से ये इंडस रिवर ये निकल के आई और कुछ इस तरीके से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ गई, ठीक, ओके फाइन। मैम यहाँ पे 5 आपने ट्रिब्यूटरीज बोली हैं, बिल्कुल सही है। झेलम है, उसके बाद में चेनाब है, उसके बाद में रावी है, देन सतलज है, और एक और रिवर है जिसका नाम है व्यास रिवर, ठीक है। ये 5 इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं इसके अलावा, वो ये है जैसे कि लिख कर आ गया श्लोक रिवर, मैम हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। लिख कर आ गया गिलगिट रिवर, या पूछ गिलगिट है, गिरगिट नहीं है। अगला लिख के पूछ लिया गया जास्कर रिवर, या पूछ लिया गया द्रास रिवर। ये सारी बहुत ही छोटी छोटी सी नदियां हैं जो कि इसी की ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि क्या है? इसी की ट्रिब्यूटरी हैं। तो उस पर प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रिवर पूछी जाएगी तो आप आंसर कर लोगे। लेकिन यहाँ से अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इन 5 में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब, ठीक है। आप कहोगे मैम कैसे? देखो होता क्या है कि जब चेनाब रिवर आती है ना, तो जो झेलम रिवर आ रही है, ऊपर से आ रही थी ना, अभी मैप में आपको दिखाया, तो वो आके इससे जुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि झेलम रिवर जो है पहले तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की, लेकिन आगे आके ये सहायक नदी बन जाती है किसकी? चेनाब की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैम, ये बताइए जो सतलज नदी है क्या वो भी किसी के साथ में जुड़ जाती है? जी हाँ, सतलज रिवर की अगर हम बात करें तो ये जो रिवर है ये किसके साथ जुड़ जाती है? व्यास के साथ में जुड़ जाती है। कहाँ पे? पंजाब वाले एरिया में। इसीलिए अगर हम पंजाब को देखें तो उसे पंचनाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ आपको मिलती हैं। 5 ये ट्रिब्यूटरीज आपके सामने मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इंडस रिवर के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट से सवाल बनता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखेंगे गंगा रिवर के बारे में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा इसका मैप आपको नज़र आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, ठीक है, तो कुछ खो ही गया है। ये रही गंगा रिवर, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आएगी और ये इस तरीके से होते हुए यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, फाइन। अच्छा तो मैम अब ये बताओ ज़रा, इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह एक बारी से बता तो देना हमको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है चलो आओ बताते हैं। हाँ जी, गंगा रिवर का ओरिजिन जो है वो उत्तराखंड से होता है। ये चीज़ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलेगी, यूपी को क्रॉस करेगी, बिहार को क्रॉस करेगी,
वेस्ट बंगाल को क्रॉस करेगी और झारखंड के साथ में बॉर्डर थोड़ा सा टच करते हुए निकल जाएगी और ये आगे जाके किसके साथ में मिलती है, ब्रह्मपुत्र के साथ में, और फिर डेल्टा बनता है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ऐसे होती है इसकी लोकेशन। अब सुनो, यहाँ पे जो रिवर्स आके मिलती हैं, गंडक रिवर, घाघर या घग्गर रिवर, कोसी रिवर, यहाँ से रिवर आके जुड़ती है यमुना रिवर, उसके बाद में यहाँ से एक रिवर आके जुड़ती है सोन रिवर। आपसे पेपर के अंदर इनके नाम पूछे जाते हैं, दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। इसी के साथ में यहाँ पर एक और रिवर आपको मिलती है जिसका नाम है, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है वो चेंज हो गया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर, एक्चुअल में वो रामगंगा नदी के किनारे पे ही लोकेटेड है, जिसकी वजह से इसको नया नाम दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अब ये कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है, एंड दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, तो ये हो गई गंडक रिवर, ये हो गई घग्गर रिवर, ये है कोसी रिवर, नीचे के साइड से सोन रिवर, इधर के साइड पे देखोगे तो ये हो गई यमुना रिवर। अब पेपर में तुमसे पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेगा जैसे कि पटना हो गया गंगा के किनारे है, कानपुर है गंगा के किनारे है, तो ये सब क्वेश्चन तो देखो नॉर्मल पूछ लेता है। यमुना के किनारे पे आपको इटावा मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा, यमुना के किनारे पे मिल जाते हैं, फाइन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कौन सी है, आप आंसर करोगे यमुना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल रिवर। इसके अलावा यहीं पर एक रिवर और आती है जिसका नाम है बेतवा रिवर। इसके बाद एक और रिवर यहाँ से आके जुड़ती है जिसका नाम है टोंस रिवर। अगर तुमसे पेपर में पूछा जाता है कि यमुना की सहायक नदी जो कि सबसे बड़ी है, तो आंसर करोगे टोंस रिवर। समझ गए, दिस इज़ अ फ्लो ऑफ गंगा रिवर। जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था ना, आजा भाई, कहाँ गया, हाँ जी, जो कॉम्प्लिकेशंस आपको इस मैप के अंदर नज़र आ रहे थे, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूरी लोकेशन आपको दिख रही है। ठीक है, एक बार से देख लो, रामगंगा, गंगा रिवर, घग्गर रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, सोन रिवर, यहाँ पे बेतवा रिवर, चंबल रिवर, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो गंगा रिवर जब इधर के साइड पे आती है ना, तो ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा जाता है बांग्लादेश के अंदर, एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक, चलो अच्छा आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। गंगा रिवर जो है, इसका जो ओरिजिन होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहाँ पे आपको भागीरथी और अलकनंदा का दोनों का भरत मिलाप मिलता है। इसका जो डिस्टेंस है या इसकी जो पूरी लेंथ है दैट इज़ 2525 किलोमीटर्स, और जिस पॉइंट पे दोनों आपस में मिलते हैं इसको हम देवप्रयाग बोलते हैं। ये चीज़ हम आपको पहले क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपके सामने लिखी हुई हैं, जो इम्पॉर्टेंट थी मैंने बता दी। लेकिन कोसी रिवर जो है इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। अगर आपसे लिखा जाए दामोदर तो इसे बोला जाता है सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे चंबल रिवर, ये इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं, एंड ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी का पूछा गया सवाल है कि घड़ियाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दिस इज चंबल रिवर। अगला सवाल बनेगा सोन नदी से। सोन नदी जो है इसका जो डायरेक्शन होता है ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, मतलब उल्टी बहते हुए जाती है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है कि गंगा की एक लौती ऐसी ट्रिब्यूटरी जिसका जो फ्लो है वो आपको साउथ टू नॉर्थ देखने को मिले, तो आंसर क्या है, सोन रिवर हो जाएगा। वैसे आपको सच्चाई से बताएं तो यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, कोई सवाल नहीं बनेगा, पेपर में तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा। देखो जो न्यूज़ में चल रहा होता है उसी को स्टैटिक से जोड़ते हैं, सिंपल पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, वो कौन सी नदी के किनारे है, चुपचाप आंसर मार्क कर देना। या पूछ लेगा रामगंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फरक्का बैराज, आपने सुना होगा फरक्का बैराज को इसलिए बनाया गया था क्योंकि दामोदर इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से फरक्का बैराज को बनाया जाता है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, जिसके अंदर टोटल 5 डैम बनाए गए, जैसे कि 5-6 डैम, ये सारे डैम्स बनाए गए। कहाँ पे जाके डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। अगली है ब्रह्मपुत्र रिवर, मैंने पूरा समझाया हुआ है, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मैप है।
बस ये देख लो, ये ब्रह्मपुत्र है। अब यहाँ पे मैं आपको बना के समझा देती हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ पाओ, ठीक है। चलो देखो, ये है क्या, तिब्बत का पठार। और क्या कहोगे मैम? सर्कल, और सर्कल भी नहीं लग रहा है, ये तो अजीब ही सा है जो भी है फिलहाल, ठीक है। मैथ्स यहाँ हम नहीं लगा रहे हैं, ओके। तो यहाँ से रिवर कुछ इस तरीके से बहते हुए आती है और इधर जाके गंगा के साथ में मिल जाती है। इसका नाम तिब्बत वाले एरिया में क्या होता है, तो इसका नाम यहाँ पे सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, सांगपो। दूसरा देखो, जब ये रिवर इंडिया के अंदर एंट्री मारती है तो इंडिया के अंदर ये 2 स्टेट में आती है। एक स्टेट हो गई अरुणाचल प्रदेश, दूसरी स्टेट हो गई आसाम। इन दोनों से ये होते हुए जाती है। आसाम में जब एंट्री मारती है तो इसको सियांग नाम के से जाना जाता है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है? इसका नाम है लोहित। है तो बहुत सारी, लेकिन फ़िलहाल हम आपको लोहित रिवर बताएंगे। इसको बताने का मेरा रीज़न ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था कि परशुराम जी के नाम पे जो एक कुंड बनाया जाएगा किस स्कीम के अंदर, प्रसाद योजना के अंदर। तो ये जो यहाँ पर प्रसाद योजना के अंदर ये जो यहाँ पे कुंड डेवलप किया जाएगा, ये कुंड इसी नदी के ऊपर बनाया जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाता है जो एक ब्रिज बना हुआ है डोला सदिया, तो ये भी बना है किसके ऊपर? लोहित नदी के ऊपर ही बना हुआ है, जो कि अरुणाचल और आसाम को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एंट्री होती है कहाँ पर? इंडिया के अंदर, और सिर्फ इंडिया के दोनों स्टेट से क्रॉस करके ये बांग्लादेश में एंट्री ले लेती है, फाइन। लेकिन होता क्या है कि जब ये रिवर इधर से आ रही है और यहाँ से एक रिवर आके इसके साथ में जुड़ जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। और जो रिवर यहाँ से आके जुड़ती है उस रिवर का नाम क्या होता है? तीस्ता रिवर। तो जो तीस्ता रिवर है वो भी क्या हो गई? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके से इसका फ्लो आपको मिलेगा। चलो आप देखो, जिन बच्चों ने पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये मैपिंग पूरी ड्रॉ करके समझाई हुई है, एक एक शब्द मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लो, काम आएगा। अच्छा हाँ जी, मान लीजिए कि आपको वहाँ पे तिब्बत का पठार ऑप्शन में नहीं दिया और इसका ओरिजिन पूछा गया है, तो इसका सोर्स आप ये मार्क करोगे। इसका ये जो लेंथ है दैट इज़ 2900 किलोमीटर्स, और यहाँ पे अभी आपको बता ही दिया मैंने ये सारी चीज़ें, कुछ है ही नहीं इसमें जब पढ़ने वाला। हाँ जी, आगे आके जब ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री मारती है तो जहाँ से इसकी एंट्री होती है इसको हम दुबरी के नाम से जानते हैं। जमुना के साथ में या जमुना के नाम से इसको जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर, और बे ऑफ बंगाल में ये गंगा के साथ में मिलके अपना डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक। चलो आगे और नर्मदा रिवर देखो, नर्मदा और आपकी ये तापी रिवर, उप्स खतरनाक मैप लग रहा है। हाँ, कहाँ से शुरुआत करें इसकी? तो ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है ना, क्या कहते हो? चलो अलग से ही बता देते हैं, कुछ नहीं है भाई, इसमें सिंपल है। अमरकंटक की पठार, जो अमरकंटक का पठार है ना एमपी के अंदर है, वहाँ से रिवर निकल के आती है, कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। तो मैम ये जो इसका फ्लो हो रहा है ये भ्रष्ट घाटी से होते हुए जाती है, रिफ्ट वैली से होते हुए जाती है। इसका डायरेक्शन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। ये एस्चुरी बनाती है क्योंकि ये धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से फ्लो करके जाती है। कहाँ पे एस्चुरी बनाती है? अरब सागर में ही अपनी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, मैकाल रेंज जो है अमरकंटक की पहाड़ी पे, वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट, इसकी लेंथ पेपर में नहीं आती है, आप इसको स्किप कर सकते हो। एस्चुरी बनाती है, बता दिया मैंने। इन केस अरब सागर नहीं दिया हो, गल्फ ऑफ खंबात दिया हो, तो गल्फ ऑफ खंबात आप मार्क कर देना। अगला है इसकी ट्रिब्यूटरीज। पेपर में कोलार पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ भी ट्रिब्यूटरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आप इसको स्किप मार सकते हो। हमेशा वैसे पेपर में बस इतना सवाल बनता है, इसके अलावा नर्मदा से कोई सवाल नहीं बनता। अच्छा हाँ, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नर्मदा रिवर जो है वो टोटल कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है, तो 3 स्टेट होंगे जहाँ से क्रॉस करेगी, महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। अगला, कौन कौन से शहर हैं जो इसके किनारे आपको मिलेंगे? जबलपुर एंड वडोदरा। एंड यहाँ पे कौन से डैम आपको मिलते हैं? सरदार सरोवर होगा और इंदिरा सागर डैम आपको मिलेगा, दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तापी रिवर क्या होता है?
लड़कियों की बात करें, आपको याद होगा मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी। तापी रिवर जो होती है ना, अक्सर हम इसको भूल जाते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। लड़कियाँ जो होती हैं ना, गर्मियों में क्या करती हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाती हैं। नहीं, ये सिर्फ लड़कियाँ नहीं करती हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे चीज़ें जो है वो लड़कियाँ ही करती हैं। आजकल लड़के भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। सो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो क्यों लगाई जाती है, ताकि हीट को एब्जॉर्ब करे। ओके, तो मुल्ताई के पठार से तापी नदी निकलती है। तापी मतलब टेम्परेचर, मुल्ताई यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉर्मली याद हो जाए तो नॉर्मली याद कर लो, जैसी आपकी श्रद्धा, नॉट कपूर, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, मुल्ताई के पठार से इसका ओरिजिन होता है, जो कि एमपी के अंदर ही है। इसके लिए भी अगर आपसे स्टेट्स पूछी जाएंगी तो एमपी हो जाएगा, देन महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। इसका भी जो डायरेक्शन होता है वो भी ईस्ट टू वेस्ट होता है। इसका किलोमीटर नहीं पूछा जाएगा। ये भी एस्चुरी बनाता है, और एस्चुरी कहाँ पे, अरब सागर में इसकी एस्चुरी बनती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर सिर्फ इसके ऊपर सवाल बनता है कि इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, तो गिरना हो जाएगा। इसके ऊपर आपको कुछ डैम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उकाई डैम मिलता है, और इसी के पास में आपको काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो भी देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। ठीक है, अच्छा ये तो मैम हो गया, समझ में आ गया, रट्टा मार लिया हमने, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं पढ़ना है। आओ महानदी की तरफ चलते हैं। जब हम महानदी की बात करेंगे तो ये आपको महानदी नज़र आ रही है भैया। महानदी का जो फ्लो है ये भी खतरनाक सा है। आ जाओ भाई, समझते हैं, इसको भी समझते हैं, अलग से ही समझ लेते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि महानदी रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। किसके लिए, उड़ीसा के लिए, और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है ये किसके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर आपको मिलेगी। अब आ जाओ समझते हैं। जो ये महानदी रिवर है, इसका जो ओरिजिन होता है वो दंडकारण्य के पठार से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। यहीं पर अगर हम देखें तो इसकी काफ़ी सारी आपको ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, लेकिन मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था कि इसका जो फ्लो होता है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, यही तो बताया था ना। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, हसदो, शिवनाथ, मांड, ओंग, तेल एंड जॉन। लेकिन पेपर में तुमसे ऐसे हलवा टाइप का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, या तो वो तुमसे पूछेगा इसके ऊपर डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम लोकेटेड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मैम ये पता कैसे चलता है कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है, तो अगर इस तरीके से आके रिवर बह रही है, ठीक है, इसका डायरेक्शन अगर ये है, कोई रिवर ऊपर से आके अगर जुड़ रही है तो क्या हो जाएगी भैया, ये ऊपर से आके अगर कोई रिवर जुड़ेगी तो क्या होगा, तुम ही बता दो यार एक बार से। और यहाँ से अगर कोई जुड़ेगी तो क्या होगा, अरे सिंपल है, इसका डायरेक्शन इधर है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट बैंक है, ये क्या हो जाएगी, दिस इज़ अ राइट बैंक। तो ये ध्यान रखना, जब ये रिवर इधर से इधर अगर कोई जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, सिंपल है। तो ये आपके लिए याद करने का पॉइंट है। हीराकुंड डैम आपको यहाँ मिलेगा। इसी के साथ में ये ध्यान रखना कि इसके किनारे पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जगह मिलती है, इसका नाम क्या है, कटक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रायपुर एंड दुर्ग, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। सवाल, ये जो जगह है, क्या यहाँ पे किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और अगर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो वो कौन सी चीज़ है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। हाँ जी, इसके पास में आपको एक टाइगर रिजर्व मिलता है जिसका नाम क्या है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, और ये आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए, तो भैया अब 4 हो गए हैं, ये ध्यान रखना, और इंडिया के टोटल 53 हैं। ठीक, आगे आ जाओ, कृष्णा रिवर, फिर गोदावरी, और उसके बाद में पढ़ेंगे कावेरी। कृष्णा रिवर मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बता दिया था, दिस इज़ अ लोकेशन ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर में देखो कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो कृष्णा नदी के ऊपर नागा अर्जुन सागर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है। इसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ पे अगर ऊपर के साइड पे देखोगे तो इसकी एक और ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या है, भीमा। ये 3 सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार श्री साइलम प्रोजेक्ट पूछ लिया जाता है, बट ये उतना ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, बट हाँ कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए ज़रा बात करते हैं यहाँ पे। तो कृष्णा रिवर जो होती है, अगर हम बात करें इस तरीके से,
है ना। तो ये यहाँ पे आपको मिलेगी कहाँ से, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जहाँ से इसका ओरिजिन होता है ये जगह कौन सी है, महाबलेश्वर का पठार। इसकी लेंथ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं आती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके ऊपर सवाल बनता है बहुत बार। देखो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है तुंगभद्रा, घाटप्रभा एंड दी मालप्रभा। तुंगभद्रा में याद रखना कि दो नदियों के मिलने से क्या बनती है, तुंगभद्रा बनती है, तुंग और भद्रा। और यही तुंगभद्रा है जिसके किनारे पे आपको क्या मिलता है, हम्पी नाम की जगह मिलती है कर्नाटका वाली, जो कि यूनेस्को की साइट भी मानी जाती है, ठीक है। अगला देखो भीमा और मूसी रिवर। मूसी रिवर आप जानते हैं कि मूसी रिवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस नदी के किनारे पर आपको हैदराबाद की लोकेशन मिलती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये अपना डेल्टा किधर जाके बनाएगी, तो ये अपना डेल्टा जाके बनाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ। अच्छा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं के नाम के ऊपर आपको कुछ डैम भी देखने को मिलते हैं। तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोयना, और ये सबसे छोटी सहायक नदी है और इसी के ऊपर आपको डैम मिलता है जिसका नाम है कोयना डैम। अगला है श्रीसाइलम, अभी आपको बता दिया। नागार्जुन सागर, ज़रा इसको ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई भी स्टेट आपको दिया जा सकता है ऑप्शन के अंदर। आंध्रा भी हो सकता है, तेलंगाना भी हो सकता है, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। ये दिमाग मत लगाना, तुम लोग ऐसे दिमाग लगा देते हो कभी कभी। ओके, अगला ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, सिंपल है, बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जाके डेल्टा बनाती है। आ जाओ भैया गोदावरी। हाँ भैया, गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रा छापते हुए चलना। तो गोदावरी का और दूसरा नाम क्या है, देखो एक होती है साउथ की गंगा यानी कि दक्षिण की गंगा, एक होती है दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों में डिफरेंस होता है, ज़रा बताना तो सही कि ये कौन सी वाली है। अब देखिए, जब हम बात करेंगे गोदावरी की तो इसका जो ओरिजिन होता है वो त्रिंबक के पठार से होता है, और ये कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे आपको सतारा नाम की जगह जो है वो भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इंद्रावती, सबरी, पेन गंगा, वेन गंगा, ये सब मिलेगी। लेकिन इसमें से जो सवाल बनता है वो है मंजरा रिवर के ऊपर, क्योंकि ये जो गंगा है इसको, सॉरी ये जो गोदावरी है इसको ओल्ड क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, कावेरी को जाना जाता है। कृष्णा माँ करके मत चले आना। चलो अच्छा, इसका आंसर देखो भैया, ये तो बता दिया। अब इसका डिस्टेंस कितना है ये भी पेपर में नहीं आता, और ये भी अपना डेल्टा कहाँ बनाएगी, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगली रिवर है कावेरी रिवर, इसकी बात कर लेते हैं। तो कावेरी रिवर के ऊपर जो सवाल बनते हैं पहले तो हम उनको आपको बता दें, है ना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछ लिए गए हैं तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे त्रिंबक का पठार हो गया, महाबलेश्वर का पठार हो गया, यहाँ पे ब्रह्मगिरी का पठार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आई गोदावरी, यहाँ से आई कृष्णा, और यहाँ से आई कावेरी, यानी कि कावेरी का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी के पठार से हो गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है काबिनी रिवर। ये विवादित है, डिस्प्यूटेड है, किसके किसके बीच में, केरला के साथ तो इनका विवाद है ही, लेकिन इनका जो मेजर डिस्प्यूट है वो किसके साथ है, कर्नाटका के साथ। किसका, तमिलनाडु का। तो ये ध्यान रखना कि ये जो रिवर है इसका मेजर डिस्प्यूट आपको मिलता है किसके साथ, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के साथ में इसका मेजर डिस्प्यूट आपको मिलेगा। यहाँ पे ये जो महानदी आपको देखने को मिल रही थी, इसी के साथ में एक नीचे की तरफ रिवर है जिसका नाम है वंशाधारा रिवर। वंशाधारा रिवर जो है इसका विवाद आपको मिलता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। इसके ऊपर पेपर में सवाल छप चुका है। ओके, यहीं पे आप देखोगे तो आपको एक रिवर मिलती है जिसका नाम है पेरियार रिवर। याद रखिएगा, ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये अपने आप आती है, अपने आप अपने घर को चली जाती है। इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसीलिए मैंने एरो देखो इधर के साइड पे बनाया है, ठीक है। ये इधर नहीं बल्कि इधर के साइड पे आएगी। फाइन, ओके। तो ये याद रखिएगा, दिस लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए ज़रा बात करते हैं। तो इसका जो ओरिजिन होता है ये कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी के पठार से
कुर्ग नाम की आपने जगह सुनी होगी कर्नाटका में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह है। कहोगे मैम कर्नाटका जब आता है आप हमेशा यही कहती हैं बड़ी खूबसूरत सी जगह है ना, बिकॉज राहुल द्रविड़ इज़ देयर, आप इसीलिए बोलती रहते हो। ऐसा नहीं है यार, कुर्ग इज़ अ प्लेस, काफ़ी अच्छी जगह है। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा, किधर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं हेमावती, काबिनी, भवानी और अमरावती। कई बार पेपर में पूछा जाता है अमरावती इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, और हम लोग मार्क करके आते हैं इसका आंसर गोदावरी, क्योंकि हमें ये पता है कि आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो अमरावती है और हम वही मार्क कर देते हैं। भैया आंसर सही से मार्क करना, दिस इज़ कावेरी। ठीक है, चलिए अच्छा, तो यहाँ तक मैंने आपको सारी रिवर्स बता दी हैं। आई होप कि आपने इंडिया की मैपिंग को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अब जो आपके छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि मैंने आज सुबह के करंट अफेयर्स के क्लास के कमेंट्स पढ़े थे, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ पे मेंशन कर दो। तो मैंने वो टॉपिक्स देखे हैं। अभी भी किसी का कोई टॉपिक रह गया हो तो मेंशन करते जाओ। मैं कल सुबह डिसाइड करूँगी कौन कौन से टॉपिक 4:30 बजे हमें स्टार्ट करने हैं फ्रॉम ट्यूसडे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टाइम चाहिए होता है ना थोड़ा सा कंटेंट कलेक्ट करने में और फिर उसको रिकॉर्ड करने में, इसलिए ट्यूसडे बोल रहे हैं। इसके अलावा गाइस आपका नया जो बैच है वो यहाँ पे, अगर आपने भी कमेंट नहीं किया है सुबह वाली क्लास में तो प्लीज़ आके अपना कमेंट मेंशन कर दो ताकि मैं देख लूँ कि और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर मारना। एंड आपका गाइस नया बैच जो है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बैंकिंग और एसएससी दोनों ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी अमाउंट इतना है, इस पर कोड लगाओगे कृति10 कैपिटल में लिखना, ठीक है, तो ये 10% कम हो जाएगा। कॉइन्स लगा दो, ये और कम हो जाएगा। इसमें आपको लाइव टेस्ट, डेली क्विजेज, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि आप जब एसएससी प्लस बैंकिंग के बैच को ज्वाइन करोगे तो भी तुमको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, 13 तारीख से शुरू होने जा रही है। और अगर तुम सिर्फ एसएससी का बैच भी लेते हो तो भी तुमको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। चॉइस इज़ योर्स कि आप कौन सा बैच अवेल कर रहे हो। अगर होता है ना कई बार कि भाई बहन है तो वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप हो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यू कैन गो विद दैट बैच। और एसएससी सिर्फ अगर आप एसएससी का बैच ज्वाइन करते हो तो इसकी जो फ़ी है वो कितनी है, इतनी है। लेकिन इसके ऊपर जब आप कोड लगाते हैं तो 10% ऑफ हो जाएगा और साथ में कॉइन लगाओगे तो ये और कम हो जाएगा। तो करीबन इतनी फ़ीस बनती है किसकी, सिर्फ एसएससी के बैच की, जिसमें आपको एसएससी और आपकी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जो आपके एजुकेटर्स आपको खुद से सॉल्व करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट लगा दिया जाओ बेटा जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी, नो, एजुकेटर्स उसको सॉल्व करवाएंगे। लेकिन अगर आप बैंकिंग का बैच ज्वाइन करते हो साथ में एसएससी वाला तो अमाउंट इतना है। इस पर भी सेम चीज़ें, कॉइन और कोड लगेगा तो ये भी कम हो जाएगा। फिर आप ईएमआई के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ध्यान रखना, टाइमली ज्वाइन कर लेना। 13 तारीख से चीज़ें आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है ये ऑफ़र तब तक के लिए वैलिड हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कब तक के लिए वैलिड है। अगला समझना, यहाँ पर आपका कॉम्बैक जो होता है ये हर संडे को टेस्ट होता है। ये भी अनअकैडमी पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहता है। आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगेन द कोड इज़ कृति10, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिविजन करते रहिए। दिस इज़ अ टाइम टू रिवाइज एज मच एज यू कैन, क्योंकि पेपर्स की बाहर आ चुकी है एंड आई डोंट वांट कि आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से रुके। तो रिवीजन करते रहो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, बट सुबह का क्लास मिस मत करो। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं या जो न्यूज़ आपके लिए आती है वहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चंस को भी रिकॉल करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।